गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। सेम की तरह आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, आपकी सुबह बहुत अच्छी जाए जब मेरी स्टोरी सुने और आप दूसरों को भी सजेस्ट करें। तो चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो स्टोरी मैंने कंटिन्यू रखी थी वो काफ़ी लंबी थी और वो 1 घंटे की स्टोरी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि उसका एक और पार्ट कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि पूरा एक साथ एक ही दिन में सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अच्छे से आपको सुना देते हैं कि लास्ट पार्ट कैसा था, क्या था। सब लोग इसकी एंडिंग जानना चाहते थे और मैं नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि लास्ट की एंडिंग थोड़ी-सी बुरी है। तो किसी के मन में कुछ और ख़्याल आएगा, किसी के मन में कुछ और ख़्याल आएगा, बट इतनी भी बुरी नहीं है। एंडिंग मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं है, बट आप सबके हिसाब से हो सकता है कि अच्छा हो। तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, एक और चीज़ मैं चेंज कर रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जिसका भी मुझे क्वेश्चन थोड़ा अलग लगेगा या अच्छा लगेगा, मैं उसका नाम बता के अ, मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से वॉइस में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए, जिसको भी क्वेश्चन हो या कोई दिमाग में कोई सवाल हो तो मैं बता दूँगी। तो कुछ ऐसा ही है आज का कॉन्सेप्ट और आज से ये यही चलेगा। तो चलिए, एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट मैंने, क्योंकि बहुत से होते हैं ना कि लोग चाहते हैं कि कोई मेरे क्वेश्चंस के बारे में बात करे या कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, या कोई सवाल होता है उसके ज़हन में चल रहा होता है, वो किसी से पूछ नहीं पाता है। तो मेरे कल के क्वेश्चन से सिमरन भी काफ़ी खुश है एक्सप्लेन करने के तरीके से। तो आप सब भी कर सकते हैं। आप मुझे जिसका भी क्वेश्चन सही लगा और अच्छा लगा, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। चलिए आपको बताती हूँ स्टोरी में आगे हुआ क्या था। काफ़ी हो गई इधर-उधर की बातें, अब मुद्दे पे आते हैं। आप सबको बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था, लास्ट पार्ट इसका क्या था, क्या कहानी थी, क्या एंडिंग थी। तो आज जो उम्मीद है कि मैं इस स्टोरी को एंड कर दूँगी। चलिए सुनते हैं आगे। जो हमारी अविनाशी होती हैं, वो काफ़ी गुस्से से पागल हो उठी होती हैं जब उनके ड्राइवर ने उनको ऐसा बोला होता है। ड्राइवर को तो उन्होंने माफ़ कर दिया होता है, वो उसकी मजबूरी उसने मतलब बताया होता है कि उसने किस मजबूरी, किस तकलीफ से उसने ये सारी चीज़ें की हैं। जब वो समझ चुकी होती हैं और फिर उसको उसका सज़ा माफ़ कर देती है, उनको जाने देती हैं। इधर ईसा के पास आके वो काफ़ी गुस्से में उससे इस तरह से ट्रीट कर रही होती हैं जैसे कि उनके अंदर एक हैवान आके खड़ा हो गया हो। उनके एहसास ही नहीं हो रहा था कि यार वो अविनाशी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। इधर रैना जो होती है धीरे-धीरे अपने हाथों को हल्का-हल्का उस पे मार रही होती है, आवाज़ आ भी रही होती है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, क्योंकि रैना जो होती है बाहर खड़ी होती है और अविनाशी अंदर होती है, उसको बोलने ही नहीं देती ईशा को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। जो अविनाशी होती है, अभी होती है, वो गुस्से से पागल हो उठी होती है कि क्या और क्यों, किस लिए, क्या ऐसा कोई इतना हद तक गिर जाता है कि किसी मासूम को मार दे। बोलो ना ईशा, तुमने ऐसा क्यों किया? उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो हम दोनों की खुशी का वजह था। हाँ, तुमको पता है कि अब वो माँ नहीं बन सकती। तुम्हें पता है, तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया ईशा? उसको अपने हाथों में जकड़े हुए उसको इतने गहराई से बता रही होती है, उसके दिल में जो दर्द होता है ना, वो महसूस कराना चाहती है। ऐसा तुम्हें पता है कि मैं जो दर्द महसूस कर रही हूँ, अगर उसको ये पता चला तो वो टूट जाएगी। तुम्हें पता है
उसने उस बच्चे को लेके कितने सारे ख्वाब सजाए थे। जब वो घर आई तो सबसे पहले उसने अपना ध्यान नहीं आया, उसको वो कमरे दिखे जहाँ पे उसने अपने बच्चे के लिए एक एक चीज सजा के रखी थी। तुमको बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई ना ईशा? मेरे बच्चे के साथ, मेरी बीवी के साथ हमें ऐसा करते हुए? क्योंकि ईशा, तुमने देखो मेरा हाल क्या करके रख दिया है, मैं कैसी हो गई हूँ। तुमने मुझे किस हद तक गिरा दिया है ईशा। मैं ऐसी नहीं थी, तुम्हें पता है। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए ईशा के सामने उसको एकदम अचानक से छोड़ देती है। जो वो भागने की कोशिश की होती है, वो अचानक से छोड़ देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हें मैंने आज़ाद किया। तुमको पता है, तुमको ये लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे क्यों नहीं प्यार करती? तुम्हें मुझे क्यों नहीं इंटरेस्ट आता? क्योंकि तुम में वो बात ही नहीं है ईशा। तुम कभी भी रहना की तरह नहीं हो सकती। रहना हमेशा देने की सोचती है और तुम सिर्फ लेने की। तुम्हें सिर्फ अपना दिखता है, रहना को सबका दिखता है। रहना खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखती है, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना होता है। तुम आज तक एक चीज बता दो जो तुमने मेरे लिए किया हो, मेरे परिवार के लिए किया हो। तुमने बस एक ही काम किया था, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और अब उसके बदले में अपनी कंपनी दी। तुमने तो एक्सचेंज किया ना मेरे साथ, मगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार, अपने जज्बात, अपना गिरेबान तुम्हारे सामने गिरवी नहीं रखा था। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं तुमको प्यार करूंगी या तुम्हें अपना बना के रखूंगी या रैना के बराबर तुम्हें वो जगह दूंगी। तुमने कहा तुमको मुझसे शादी करनी है, मैंने कर ली। तुम्हें पता है कि जब मैंने की तुमसे शादी तो रैना को कितनी तकलीफ हुई होगी। जिससे वो प्यार करती है, उसने खुद से अपने हाथों से उसकी शादी कराना कितना डिफिकल्ट होता है तुम्हें पता है। तुम एक लड़की हो के इतनी सी बात नहीं समझ पाई। वो रोते रोते अपने घुटने पे आ जाती है। ईशा अभी को ऐसे रोते हुए देख रही होती है। जब वो देख रही होती तो उसका दर्द वो महसूस कर पा रही होती है, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं, मगर उसके मुंह पे जो दुपट्टा उसने बांधा होता है उसके कारण अब वो बोल ही नहीं सकती। वो सिर्फ सुन सकती है, सिर्फ सुन सकती है और कुछ नहीं। फिर वो अवंशी के पास आती है और अवंशी को उसके आंखों से आंसू पूछते हुए कहती है कि दुपट्टा हटाते हुए कहती कि सॉरी। कहती है कि सॉरी? तुम्हें लगता है कि तुम एक सॉरी बोल दोगी और तुम्हें माफ कर देगा हर कोई? हाँ, तुमने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है ईशा। ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है कि तुम एक सॉरी बोल दोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि उसके बच्चे का खून तुमने किया है, तो मैं तुमको उसने हर वक्त माफ किया है, तुम्हारी हर गलतियों को नजरअंदाज किया है, तुम्हें कैसे माफ करेगी? यहाँ तक तो हमेशा उसने मुझे फोर्स किया तुम्हारे पास आने के लिए, मगर वो मैं थी कि तुम्हारे पास नहीं आई। मेरी एक गलती, मैंने तुम्हें गलती से किसका कर लिया, तुमने पूरे घर को, पूरे पूरी दुनिया को बताना चाहा, मगर उसके साथ मैंने क्या क्या किया पूरी दुनिया को भी खबर नहीं है। मेरे घर वालों को भी खबर नहीं कि मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। तुम रहना नहीं हो सकती ईशा। और फिर से उसका वो गुस्सा, वो गुरूर, वो टूटा हुआ दिल फिर से एक बार उसके ऊपर हावी हो जाता है। फिर से उसको बालों से पकड़ती है और अपने पास खींचती है और कहती है कि तुम्हें पता है
तुम्हारा ये चेहरा जब जब देखती हूँ ना, मेरे अंदर से गुस्से के अलावा कुछ नहीं निकलता है। तुम्हें पता है, दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, मगर तुम्हें मैं मार के अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। तुमने ये जो भी किया मेरे प्यार के लिए किया, और तुम्हें लगता है कि ऐसे किसी का प्यार हासिल किया जा सकता है? इधर दरवाजे पे अव्यांशी और ईशा जो अंदर होते हैं, रना जो होती है दरवाजे पे होती है और दरवाजा नॉक कर रही होती है। वो हल्के हाथों से नॉक कर रही होती है, उससे नॉक भी नहीं हुआ पा रहा होता है। तब तक जया जी देखती हैं, जया जी सीढ़ियों से ऊपर आती हैं। कहती क्या हुआ बेटा? तो कहती कि माँ, कुछ ईशा के रूम से गिरने की आवाज आई। उसके बाद से ईशा कोई रिप्लाई भी नहीं कर रही। और अभी कहाँ आई? अभी भी नहीं दिख रहे। तो तब तक कहती क्या हुआ माँ? इधर से आशीष आवाज देते हैं। तो कहती हैं कि देखो ना, शायद ईशा को कुछ हुआ है। दरवाजा नहीं खुल रही है। आशीष, आके दरवाजा तोड़ो तो वो आता है, दरवाजा वो तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे दरवाजा टूटता है, वो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो आशीष देखते हैं कि जो ईशा होती है उसकी नाइटी फटी हुई होती है। तो वो बाहर चला जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है। तब तक कंगना भी आती है और कंगना आके देखती है कि क्या चल रहा है। वो पीछे खड़ी होती है और जैसे ही जो हमारी रहना होती हैं देखती हैं इस कंडीशन में, और जिस तरह से अव्यांशी पकड़ी हुई होती है ईशा को, वो देख के हैरान हो जाती है। और जया जी जो होती हैं, कहाँ से अभी रहना कुछ कहे, वो आती हैं और अव्यांशी को उठाती हैं और उनको उठा के खींच के एक चाटा मारती हैं। कहती कि ये क्या बेहूदी है अव्यांशी, तुम अपना हद भूल गई हो या तुम्हें अपना जीने का तरीका सलीका भूल गई हो? तुम्हारी बीवी की तबीयत क्या खराब हुई, तुम अपनी हैवानियत दिखाने उठ गई? इतना तो गिरा तुम्हारा भाई भी नहीं है। तो कहती कि माँ, तो कहती चुप, एकदम चुप, बोलना नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलना। हाँ, वो जाती हैं तुरंत और ब्लैंकेट उठाती हैं और ईशा को कवर करती हैं। ईशा को जब कवर करती हैं, उसके पैर में जो वास गिरा होता है उससे कट गया होता है, ब्लड आ रहा होता है, मतलब थोड़े बहुत उसको चोट्स जो दिख रही होती हैं। अव्यांशी को वो बोलने नहीं देती और कहती हैं कि तुम इतनी हैवानियत पे आ जाओगी? अव्यांशी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी बीवी इतनी बीमार हो गई कि तुम, छी, मुझे शर्म आ रही तुझे अपनी बेटी कहते हुए। कहती कि माँ मेरी बात, तो कहती है कि क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? तुमने ये जो किया है, जो आंखों से दिख रहा है, उसके अलावा कुछ सुनने को रह गया है? कहती कि माँ प्लीज आप मेरी बात सुने। तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है अव्यांशी, चली जाओ यहाँ से। और जैसे ही अव्यांशी जाने लगती है तो रहना अव्यांशी का हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक मिनट, अभी मुझे आपसे बात करनी है। तो वो अव्यांशी वहां पे खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या? नजरें झुका के वो खड़ी होती हैं और उनको ऐसे देख के रैना को यकीन नहीं होता है कि अभी ने अपनी सिर्फ हवस के लिए ऐसा कुछ किया होगा। उसको ये लगता है कि नहीं, कुछ तो बात होगी, अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी पे रैना को अटूट विश्वास होता है। वो बहुत ज्यादा अभी पे भरोसा करती है। उसको इस बात का गुरूर रहता है अभी पे कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। कहती है कि उनकी जो माँ होती है, जया जी होती हैं, कहती है कि रैना तुम्हें अभी भी इससे कुछ पूछना है जब तुम अपनी आंखों से देख रही हो? तो कहती कि
एक मिनट माँ प्लीज, मैं बात कर लूं। अभी क्या हुआ है? आपने ये सब क्यों किया? हाँ, आप तो कभी ऐसे नहीं थे। आप कभी कभी भी ईशा को पलट के नहीं देखे। आज ऐसा क्या हो गया? अभी बोलिए ना। अव्यांशी चुप होकर सिर्फ रहना का चेहरा देखे जा रही होती है। वो जिस मासूमियत से अव्यांशी से सवाल कर रही होती है, उसके आंखों में उम्मीद होती है कि अव्यांशी सच बोल दे और सबकी गलतफहमी दूर हो जाए। कंगना पीछे से आवाज देती है कि इसकी तो यही हरकतें हैं। पहले रैना, अभी ईशा, अभी पता नहीं कितनी शादियां करनी बाकी हैं। और सारी शादियां करके इतने तो लड़के भी शादी नहीं करते हैं, इतने तो कैरेक्टर लूज लड़कों के भी नहीं होते जितने इन मैडम के हैं। तो रैना बोलती है, ये एक मिनट कंगना, तुमको किसी ने हक नहीं दिया कि मेरे पति के बारे में तुम बोलो, और तुमको इतनी ज्यादा जलन हो रही है। तुम अपनी चीजें संभालो। अगर आशीष भैया ना होते तो तुम क्या क्या करती हो, मुझे भी पता है। तो सोच समझ के बात करना मेरे पति के बारे में। कंगना चुप हो जाती है और रैना फिर से अभी को अपने हाथों में थामती है उनकी फेस को और कहती है, प्लीज अभी बता दो ना क्या हुआ। आप तो कभी भी ऐसा नहीं करते हो ना। आप अचानक से आपको क्या हो गया कि आप ऐसा कर बैठे? प्लीज बता दो ना, माँ को बता दो, सबको बता दो, आपने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज बता दो। तो अव्यांशी रोने लगती है, फिर से रोते रोते फिर से गिर जाती है, घुटनों पे आ जाती है और वो रोने लगती है। जब रोते हुए वो नीचे फर्श पे बैठती हैं तो रैना भी फिर फर्श पे आ जाती हैं और उनको अपने बाहों में थाम लेती हैं और कहती कि प्लीज अभी बता दो ना सबको। क्यों क्यों कर रहे हो आप यार, ये मत करो ना, प्लीज बता दो। तो इधर अव्यांशी, मुझे माफ कर दो रैना, मुझे माफ कर दो। मैंने चाह के भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाई। जब घर में ही रावण हो तो दूसरों से कैसे सुरक्षा किया जा सकता है। मुझे लगा था कि ईशा इतनी ज्यादा नहीं गिरेगी, मगर ये तो मैं मार देना चाहती थी। इसकी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। मैं इसको जान से मार दूंगी। ये मुझे मेरे नजरों के सामने नहीं चाहिए। इसने सब कुछ पता क्यों किया? मेरा प्यार हासिल करने के लिए, कि तुम नहीं रहोगी तो ये मेरी जिंदगी में जगह पा लेगी। उस लिए इसने मेरे बच्चे को मार दिया। और जब ये अव्यांशी बोल रही होती हैं तो उनकी माँ जब सुनती हैं जया जी, तो कहती हैं कि ईशा क्या ये सच है? तो ईशा नजरें झुका लेती है, फिर से कहती है कि मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ ईशा, क्या ये सच है जो अव्यांशी कह रही है? तो वो सर हिला देती है और जया जी के पैरों से जमीन खिसक जाती है और कहती है कि ईशा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, और ये उस घर का वारिस था, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? और क्या सोच के कर डाली? तुमने एक बार भी नहीं सोचा उस मासूम के बारे में? क्यों तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा है? जब वो ईशा की तरफ देखती है रना, तो कहती कि माँ प्लीज ईशा को कुछ मत कहिए। ईशा ने कुछ गलत नहीं किया है, गलती मेरी है, ये सारी गलती मेरी है। उसने इस उम्मीद में शादी की कि अव्यांशी से उसको उसका प्यार मिलेगा,
उसका एतबार मिलेगा, उसका प्यार उससे नहीं मिला तो वो अब क्या करेगी। वो अव्यांशी के भरोसे इस घर में आई थी, उसका दिल का हाल भी तो आप समझिए ना। उसने जो भी किया अव्यांशी के प्यार के लिए किया। हम लोगों ने कभी उसके इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और कहते कि प्लीज गुस्सा मत होइए, इसमें ईशा की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने कभी अव्यांशी को छोड़ा ही नहीं कि उस ईशा की कभी कमी उसको लग सके या महसूस हो सके। मैंने सारी कमियां पूरी की, कभी किसी की कमी होने नहीं दी अव्यांशी को, तो उसमें इसकी गलती नहीं है, वो गलती मेरी है। मुझे माफ कर दो ईशा। जब रना माफी मांग रही होती है तो ईशा रोने लगती है, कहती कि मुझे माफ कर दो रना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम इतनी अच्छी हो, मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया फिर भी तुम मुझे माफ कर रही हो, अगर कोई दूसरा होता तो कभी माफ नहीं करता। मेरी माफी के काबिल तो गलती नहीं है, मगर मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। और ये सब जो भी हुआ अव्यांशी ने गुस्से में किया, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। वो कितना भी गलत हो मगर किसी लड़की के साथ वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद एक लड़की है। उस तकलीफ को वो समझ रही है मगर उसका दर्द उस पे हावी हो चुका था। मुझे उस बात का मलाल नहीं है, फिर मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया रहना, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसको वो गले से लगा दिया रहना और कहती कि कोई बात नहीं, तुम खुद को अच्छे से संभाल सको, तुम्हारी भी कुछ जरूरतें होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अव्यांशी को हमेशा अपना बना के रखा, तुम्हारा होने ही नहीं दिया, गलती मेरी है। और वहां से सब लोग चले जाते हैं, अव्यांशी भी वहां से चली जाती हैं। रहना जा रही होती हैं धीरे धीरे पीछे से, अव्यांशी आगे आगे चल रही होती है। और ईशा मतलब घर में ना माहौल जो होता है ना काफी सीरियस संजीदा हो चुका होता है, क्योंकि जो हुआ होता है ना ईशा सबकी नजरों में गिर चुकी होती है। सब उसकी नजरों में उसको इस तरह से देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या। उसके दादा दादी तो ईशा से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। सुबह होती है, जब सुबह होती है तो सारे घर में खबर फैल चुकी होती है। सब डिनर टेबल पे, सॉरी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं। इधर रैना ने भले ही घर वालों के सामने अव्यांशी का पक्ष रखा होता है, उसको यकीन नहीं होता है कि अव्यांशी ने कुछ ऐसा किया होगा। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता है, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में एक नाराजगी होती है कि अव्यांशी को ईशा के साथ ऐसा कुछ नहीं करना था। वो इस तरह से कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकती हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि अव्यांशी ऐसा कुछ करेंगी। अव्यांशी चुपचाप नाश्ता करती हैं और ऑफिस चली जाती हैं। ऑफिस जाती हैं, वहाँ पे वो अपने कैबिन में जाती हैं, अपना काम करती हैं। बार बार वो ख्याल आ रहा होता है, उनको एहसास हो रहा था कि उन्होंने रात में क्या किया। उस तकलीफ की वजह से ना उनके काम में मन लग रहा होता है, ना वो ठीक से कुछ कर पा रही होती है। तब तक श्रेया आती है। श्रेया पूछती है कि ओए क्या हो गया, आज तेरा चेहरा क्यों बुझा बुझा सा है। श्रेया बैठती है और जब पूछती है तो कहती कि यार मेरे से एक बड़ी गलती हो गई। तो वो कहती क्या, तुझसे और गलती हो ही नहीं सकता। तो कहती कि हुआ है श्रेया,
तो जब वो बोलती है कि तुझसे और गलती हुई है, क्या गलती हुई है, तो कहती वो सारी बातें बताने लगती है कि रात में उसने ईशा के साथ क्या किया और ईशा ने क्या किया। तो कहते कि तूने जो भी किया सही किया, इसमें गलत क्या है। तो कहते कि बट एक इंसान होने के नाते मुझे उसके साथ इस तरीके से सलूक नहीं करना था। तो कहते कि अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू उसको सॉरी बोल सकती है। तो कहती है कि पर इस तरीके से नहीं। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ। फिर सॉरी की बात नहीं है यार, मैं उसने जो किया मेरे बार बार वो दिमाग में आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं उस बात को छोड़ नहीं पा रही। तो देख तेरी जगह कोई भी होगा वो नहीं छोड़ पाएगा, श्रेया बोलती है। पर तेरे दिमाग में, तेरे जहन में जब ये बातें आ रही है तो तू एक बार उसको जाके सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले। तूने जो किया है वो शायद एक तरह से सही है भी नहीं, मगर तूने गुस्से में किया, तूने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तो तू ये कर सकती है। तो कहती कि ठीक है, मैं सोचती हूँ उस बारे में। कहती कि मैं तेरे पास एक काम से आई थी। तो कहती कि हाँ। तो कहती कि लड्डू जो है वो उसने अप्लाई किया था आउट ऑफ कंट्री के लिए, और उसकी जॉब यूएस में लग चुकी है, तो वो जाना चाहती है, तो उससे वो बात कैसे करे वो ये नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ही बात कर लेती हूँ। तो कहती कि हाँ ठीक है, तू चली जा, अ, उसका एक बढ़िया सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना और ला दे, मैं साइन कर देती हूँ। तो कहती कि तू लड्डू को ऐसे आसानी से जाने देगी। तो कहती कि उसका कैरियर है और वो अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कहती कि ठीक है, मैं जाती हूँ। और कहती कि तेरे टेबल पे एक फाइल है, उस पे साइन कर देना। और बस इतना ही था। तो कहती कि ठीक है। उसके बाद जो श्रेया होती है चली जाती है, अव्यांशी जो होती है सोच रही होती है। रहना इधर घर पे सारा माहौल बड़ा संजीदा हुआ रहता है, और संजीदगी से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब घर वाले खुश नहीं होते, ईशा के सामने होने से सब लोग दुखी होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, मगर कोई कह नहीं रहा होता है। फिर इधर जो रहना होती है वो हमेशा फ़ोन करती है अव्यांशी को, मगर वो उस दिन फ़ोन नहीं लगाती है। शाम को जब अव्यांशी आती है तो उसके हाथों में एक फूल होता है। फूल जो होता है, सबको लगता है कि मतलब इस तरीके से कंगना उस पे टोन काटती है। ये तो सब कुछ होने के बाद कुछ लोगों को फूल लाना और देना सूझ रहा है। तो उस बात पे अव्यांशी कोई रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि वो कंगना के मुंह नहीं लगना चाहती। फिर वो चली जाती है और जहाँ बैठी होती है जो ईशा होती है उसको ले जाके वो फूल देती, कहती कि सॉरी, और वो सॉरी बोल के चली जाती है। सब लोग सुनते हैं, और अव्यांशी को ऐसे सॉरी बोल के जाते हुए रैना को अब अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब उसने माफ़ी मांग ली। फिर अब हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें चलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा होता है कि अ, अव्यांशी ने तो जो भी चीज़ें हुई होती हैं वो सारा हिस्सा लग चुका होता है, उनके घर वाले जो भी होते हैं हिस्सा लगा, 3 हिस्से लग चुके होते हैं, और ईशा उनकी ज़िंदगी से जा चुकी होती है। वो कैसे जा चुकी होती है वो भी मैं बता देती हूँ। जब ये चीज़ क्लियर हुआ होता है कि रैना बेबी कंसीव नहीं कर सकती, तो फिर उसके बाद तो रैना को जगह पे ईशा ने बेबी कंसीव किया होता है। और बेबी कंसीव करने के बाद जब उसकी डिलीवरी हुई होती है तो उसकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ईशा की डेथ हो जाती है। और ईशा की डेथ होती है तो उसकी परवरिश रैना और अव्यांशी ने किया होता है। और जो उनके फैमिली में होते हैं, जो भी लोग होते हैं, जैसे कि आशीष होते हैं, आशीष, कंगना, जया जी, उनके दादा दादी और उनकी बच्ची, सब लोग
आयशा, सब लोग खुश होते हैं। अभी उन सब के लाइफ की जो कहानी होती है ना, वो एकदम पटरी पे आ चुकी होती है। अब कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी, जो लोग से दुश्मनी होती है उन लोगों को सजा हो चुकी है। और उसके बाद अभी जो वंशी हैं और रैना है और बाकी फैमिली वाले हैं या उनकी जो बच्ची है, वो सब लोग खुश हैं। और अभी करंट टाइम में जो रैना है, उनके पिताजी अभी भी थोड़े बहुत फिजिकली और मेंटली ट्रॉमा में है, या अभी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हार्ट सर्जरी में इतनी ज़्यादा जल्दी कोई रिकवर नहीं करता। तो वो अभी भी फिजिकली थोड़ा सा वीक है, मगर जल्दी आई होप वो ठीक हो जाए। तो उम्मीद है सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और चलिए चलते हैं और आप सबको इस स्टोरी का एंड यहीं करते हैं। और उम्मीद है ये स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए अब नई स्टोरी, नई कहानी, नए दिन के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।